हेलो एवरीवन, रवि हियर। नवंबर 19 के सीए फाइनल आरटीपी में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट्स है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने मई 19 में देखा कि मई 19 में जीएसटी ऑडिट का अमेंडमेंट आया था और वहां से 10 मार्क के क्वेश्चंस पूछे गए थे। हमने पूरा 2-2.5 घंटे का बहुत अच्छा इन डेप्थ लेक्चर अपलोड भी किया था यूट्यूब पे और बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था। यहां पर भी मुझे ऐसा लगता है इस बार भी जो चीजें उन्होंने अमेंडमेंट में लाई है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, नवंबर 19 के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगी, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। इसके पहले हमने कंपनी ऑडिट का अमेंडमेंट छोटा सा था, ये भी छोटा सा अमेंडमेंट है। हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल से शॉर्ट नोट है, 5-6 पेजेस में शॉर्ट नोट्स आपके खत्म हो जाएंगे। चार्ट्स बने हुए सारे के सारे। और इसके अलावा हमने वो प्लेलिस्ट में जीएसटी ऑडिट के अमेंडमेंट भी रखे हैं, क्योंकि जीएसटी ऑडिट वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और आगे आने वाले समय में ये इंपॉर्टेंट बना रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। करेक्ट। लेट्स सी, दो इसमें अमेंडमेंट्स बटे हुए, एक है एनएफआरए रिलेटेड और एक है एनबीएफसी का अमेंडमेंट। तो दो अमेंडमेंट्स है। सबसे पहले एनएफआरए, सेक्शन 132 एनएफआरए का है, सब लोग जानते हैं। हम तो ये पूरा सेक्शन उसके सब सेक्शंस, उसके जो रूल्स है पूरे रिकॉर्ड करके बच्चों को दे चुके हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट ने कभी अपने आरटीपी में इसको लाया ही नहीं। ये सेक्शन बहुत समय से आ चुका है, फिर भी इंस्टीट्यूट ने इसको अपने आरटीपी में नहीं लाया, उसको नहीं पूछ रहे थे। फाइनली इंस्टीट्यूट ने, ऑडिट की बात कर रहा हूं मैं, ऑडिट के आरटीपी में जो अमेंडमेंट्स है वो एप्लीकेबल है, वो ऑडिट के लिए रेलेवेंट है। इंस्टीट्यूट ने एनएफआरए से रिलेटेड अमेंडमेंट लाया और ऐसा है कि पूरा नहीं लाया, बहुत ही छोटा सा पार्ट लाया। एनएफआरए सेक्शन 132 का सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 लाया है और एनएफआरए रूल्स है 2018, एनएफआरए रूल्स 2018 है, उसके कुछ सब रूल्स लिए, वो भी पूरे नहीं लिए हैं। तो मेरी बात को अच्छे से समझिए, जितना ऑडिट के आरटीपी में है, जितना ये नोट्स के अंदर है, बराबर नोट्स में जितना भी है उतना आपको अच्छे से पढ़ना है, दैट्स इट, उतना ही पढ़ना है। अगर आपने पहले से कुछ बातें पढ़ी तो बहुत बढ़िया, लेकिन इसको ही अच्छे से आप पढ़ लीजिए और बहुत आसान है। एमसीक्यू पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है, केस स्टडीज पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। करेक्ट। सो लेट्स सी, सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 बोलता है, ठीक है। अच्छा, और खास बात, हमने दो फाइल्स बनाई है। ये फाइल में चार्ट्स और शॉर्टकट्स है पूरे। फिर इसी फ्लो में बिल्कुल ऐसा ही, यही सीक्वेंस में हमने डिटेल नोट्स भी रखे, क्योंकि हमने देखा कि दोनों तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर चार्ट्स दो, चार्ट्स दे दीजिए। कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं सर हमको डिटेल भी पढ़ना है। कुछ बोलते हैं दोनों चाहिए। तो हमने दोनों फाइल्स आपके लिए अवेलेबल की है। जैसा आप पढ़ना चाहे आप उससे पढ़ सकते हैं। चार्ट्स पढ़ेंगे वो सफिशिएंट है, उसको अपने मन से एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो सेक्शन 132 है, सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 सिंपल सी बात बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एनएफआरए। ठीक है, टू कॉन्स्टिट्यूट एनएफआरए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लोग कभी भी किसी भी वक्त एनएफआरए कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इस पावर को यूज करके वो एनएफआरए कॉन्स्टिट्यूट कर चुके हैं। और ये जो एनएफआरए आएगा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेगा, ठीक है, इंडिया में अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के बाद जो होता है ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस जो है, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान देना। ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस चलती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से, तो ये प्रैक्टिसेस के ऊपर ध्यान देना और इन प्रैक्टिसेस को चलाने के लिए जो स्टैंडर्ड्स है उसके ऊपर भी ध्यान देना। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात दी है 131(1) में, 132(1) में, 132(2) में इन्होंने समझाया है कि क्या फंक्शंस होंगे, व्हाट विल बी दी फंक्शंस, क्या फंक्शंस होंगे एनएफआरए के, उनके फंक्शंस क्या होंगे, उनको क्या काम करना पड़ेगा। हमने पहले ही बता दिया है कि इट हैज टू बी रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग।
अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से रिलेटेड वो काम करने वाले, लेकिन एग्जैक्टली तीन इनके सबसे मेजर फंक्शंस है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस भेजना, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस भेजना कि कौन से नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कौन से नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को हमने लाना चाहिए, रेकमेंड करना कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट होने चाहिए, ठीक है, लाने चाहिए, वो रिकमेंडेशंस भेजना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के रिकमेंडेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना, ये इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि कौन से नए स्टैंडर्ड्स आने चाहिए और कौन से पुराने स्टैंडर्ड्स को हमने रिवाइज करना चाहिए, करेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन है। इस फंक्शन को और डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है, एनएफआरए रूल्स 2018 के रूल 6 में। हम लोग देखेंगे अभी हम ये आरटीपी के अमेंडमेंट में रूल 6 में कि भाई आपको रिकमेंडेशंस भेजने हैं, नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से होने चाहिए और कहां पे चेंजेस आने चाहिए, उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशंस है, उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशंस है रूल्स में, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद तो स्टैंडर्ड्स लाने के बाद में नेक्स्ट है मॉनिटर करना, क्या ऑडिट फर्म्स, क्या कंपनीज और ऑडिट फर्म्स, क्या कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बराबर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या ऑडिटर्स ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को बराबर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बराबर ऑडिट कर रहे हैं, करेक्ट। क्या मॉनिटर करना कंप्लायंस ऑफ दी स्टैंडर्ड्स, मॉनिटर करना कि जो स्टैंडर्ड्स बने हैं उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और अगर ऐसा पता चलता है कि नहीं किया जा रहा है तो उसको एनफोर्स करना, मॉनिटर करना और एनफोर्स करना, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग। रूल 7 और 8 है इसके ऊपर, ठीक है। उसमें से भी सिर्फ रूल 8 इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में कवर किया, रूल 7 नहीं। रूल 7 वाज रिगार्डिंग मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रूल 8 इज मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इंस्टीट्यूट ने सिर्फ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का, ठीक है, बहुत ही लॉजिकल है, बहुत सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत लॉजिकल है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग और एनफोर्सिंग पहले स्टैंडर्ड्स बनेंगे, बनने के बाद में उसका मॉनिटरिंग और एनफोर्सिंग, ठीक है। फिर तीसरा ओवरसी करना, ऑब्जर्व करना, स्टडी करना, एनालाइज करना, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ऑडिटर जो सर्विसेज दे रहे हैं, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, खामी है क्या, अगर है तो सजेशंस देना कि कैसे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को इंप्रूव कर सके, हाउ वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया सके। तो ये तीन उसके फंक्शंस है। पहला है रेकमेंड करना नए स्टैंडर्ड्स और उनके रिवीजन और एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स के रिवीजन जो रूल 6 में एलैबोरेटेड है। दूसरा है स्टैंडर्ड्स बनने के बाद में उनका मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग जो रूल 7 और 8 में एलैबोरेटेड है, हमको सिर्फ रूल 8 पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को ओवरव्यू करना, ऑब्जर्व करना, इवैल्यूएट करना, स्टडी करना, एनालाइज करना और सजेशंस देना कैसे उसको इंप्रूव किया जाएगा। ये रूल 9 में लिखा हुआ है, रूल 9 में इसका एलैबोरेशन है, देखेंगे। तो आपको फंक्शंस ऑफ एनएफआरए आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। फाइनली एनएफआरए रूल्स, ठीक है, एनएफआरए रूल्स 2018 नवंबर में, ठीक है, 13 नवंबर 2018 नवंबर में ये आए थे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इंप्लीमेंट अभी किया है। रूल्स आए नवंबर में, रूल्स वर ब्रॉट इन नवंबर बट इंस्टीट्यूट इंप्लीमेंटेड इट, ठीक है। ऐसे तो May 19 एग्जाम से लग जाने चाहिए थे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसको अभी लगाया है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो रूल्स में क्या लिखा है, रूल में सबसे पहले एनएफआरए के पास पावर्स रहेंगे। गवर्नमेंट का ऐसा मानना है, एनएफआरए ने बड़ी कंपनीज और उनके बड़े ऑडिटर्स, बड़ी कंपनीज और उनके जो ऑडिटर्स हैं, बड़े ऑडिटर्स, उनके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे ज्यादा अकाउंटिंग इश्यूज और ऑडिटिंग इश्यूज, सबसे बड़ी चीजें उनके साथ ही होती है, तो सबसे ज्यादा ध्यान उन्हीं के ऊपर देना चाहिए। तो रूल 3 बताता है हमको, रूल 3 बताता है कि एनएफआरए
सिर्फ ये कंपनीज के ऑडिटर्स को गवर्न करेगा। एनएफआरए सभी ऑडिटर्स, ठीक है, एनएफआरए सभी ऑडिटर्स को गवर्न नहीं करता है। एनएफआरए डजंट गवर्न all the auditors. It governs only auditors. ये सिर्फ किसको गवर्न करता है? Governs only auditors of big companies. ठीक है, तो कौन सी है ये बिग कंपनीज? इनका कहना है एनएफआरए के पास में पावर रहेगा, वापस रिपीट कर रहे वो लोग, मॉनिटर करना, बना तो पहले लिया, ठीक है, एनएफआरए के पास में पावर्स रहेगा मॉनिटर करना और एनफोर्स करना कि क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं, ओवरसी करना, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज सजेशंस देना, और जरूरत पड़े तो इन्वेस्टिगेशन करना, 132(4) के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, ये पावर्स है। ये पावर्स किसके ऊपर है? ऑडिटर्स के ऊपर है। एनएफआरए के पास में पावर्स, एनएफआरए ये एक्शंस, ये काम करेगा, ये फंक्शंस करेगा किसके ऊपर? ऑडिटर्स ऑफ द बिग कंपनी। तो समझिए इस बात को, एनएफआरए सभी ऑडिटर्स को गवर्न नहीं कर रहा है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इज नॉट गवर्निंग ऑल द ऑडिटर्स, इट इज गवर्निंग ओनली ऑडिटर्स ऑफ द बिग कंपनीज। हु आर दिस बिग कंपनीज? कौन है ये बड़ी कंपनीज? पहला कॉमन सेंस है, बड़ी कंपनीज में लिस्टेड, ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। ठीक है, जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज है इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, जितने भी कंपनीज है जो इंडिया में लिस्टेड है या इंडिया के बाहर लिस्टेड है, करेक्ट, उनके ऑडिटर्स को एनएफआरए गवर्न करेगा। पहली बात। दूसरी बात, फिर इसके बाद अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज मतलब प्राइवेट कंपनीज को छोड़ दिया, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, एनएफआरए का जो स्कोप है, जो कवरेज है, करेक्ट, दैट इज लिस्टेड एंटिटीज। लिस्टेड एंटिटीज के बाद में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, इफ दे फुलफिल एनी ऑफ द कंडीशंस। कौन सी फंड कंडीशन? पेड अप शेयर कैपिटल इज 500 करोड़ और मोर, 500 करोड़ या उससे ज्यादा। बहुत बड़ी पब्लिक कंपनी, 500 करोड़ या उससे ज्यादा। अभी तक के कंपनीज एक्ट में लिमिट हुआ करती थी 10 करोड़, 50 करोड़ या 500 करोड़। तो ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 500 करोड़ और मोर है, 500 करोड़ या ज्यादा है, उनके ऑडिटर्स विल बी गवर्न बाय एनएफआरए। या फिर जिसकी लोन आउटस्टैंडिंग लोन, डेट, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स आर 500 करोड़ मोर, या तो कैपिटल वाइज आप बड़े हो 500 करोड़ या उससे ज्यादा, या तो आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर्स, डिपॉजिट वाइज आप बड़े हो 500 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर आपका टर्नओवर इज 1000 करोड़ या उससे ज्यादा। एक्चुअल जो वर्डिंग्स है वो है नॉट लेस देन 500 करोड़, नॉट लेस देन 1000 करोड़। उसी का मतलब होता है, नॉट वाली लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, याद में रखने में भी मुश्किल होता है। पॉजिटिव लैंग्वेज बहुत आसान होती है, 500 करोड़ या उससे ज्यादा, और आप ऐसे भी लिखिए 100% मार्क मिलने, दोनों का मतलब एक ही है। पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ या उससे ज्यादा, या तो फिर आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट 500 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ उससे ज्यादा। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, एज ऑन 31 मार्च ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब लास्ट बैलेंस शीट डेट, इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी आखिरी डेट, उसका 31 मार्च। ये सारे जो हमको फिगर्स चेक करने, एज ऑन विच डेट? एज ऑन इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स 31 मार्च ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, तब वो आपको देखना है। फिर लिस्टेड कंपनी को लगा दिया, पब्लिक, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को लगाया, सिर्फ प्राइवेट कंपनी को छोड़ दिया। प्राइवेट कंपनी के ऑडिटर्स एनएफआरए के स्कोप में नहीं आएंगे, करेक्ट। फिर इंश्योरेंस कंपनीज, ये हमारे बचपन की याद है, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, या फिर कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट। ठीक है, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, एनी कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, उसके ऑडिटर्स को भी एनएफआरए लगेगा, करेक्ट। फिर
कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी या पर्सन जिसका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफर किया है पब्लिक इंटरेस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि यार इसके ऑडिटर्स को भी एनएफआरए लगाओ, वो जिसका भी नाम रेफर करेंगे उसके ऑडिटर्स भी एनएफआरए में आ जाएंगे, करेक्ट। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग, ये जो ए बी सी डी है, ये जो बड़ी कंपनीज है, अगर इन्होंने इंडिया के बाहर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, इन्होंने कोई बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट की इंडिया के बाहर, लेकिन जो इनकी सब्सिडरी है या एसोसिएट है, अगर ये इफ दिस ए बी सी डी, इफ दीज कंपनीज इनकॉर्पोरेट, इफ दीज कंपनीज, ठीक है, इफ दे इनकॉर्पोरेट एनी सब्सिडरी और एसोसिएट, कोई भी सब्सिडरी और एसोसिएट है, इट इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया एंड इट इज देयर सब्सिडरी और एसोसिएट, कोई भी ऐसी कंपनी है इंडिया के बाहर जो इनकॉर्पोरेट है, मतलब फॉरेन एंटिटीज है, जो इनकी सब्सिडरी और एसोसिएट है, और छोटे मोटे नहीं है साहब, दे कंट्रीब्यूट 20% से मोर देन 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम ऑफ द ग्रुप, पूरे ग्रुप की जितनी इनकम है सब मिलाकर 20% से ज्यादा वो फॉरेन एंटिटीज, 20% से ज्यादा वो फॉरेन एंटिटीज जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनकम में और या फिर नेटवर्थ में। छोटी मोटी कंपनीज नहीं जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनकम में, या 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेटवर्थ में पूरे ग्रुप में, तो उनके ऑडिटर्स को भी एनएफआरए लगेगा, करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि कौन से कंपनी के ऑडिटर्स को एनएफआरए लगेगा, करेक्ट। तो लिस्टेड, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, कंडीशन सेटिस्फाइड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी स्पेशल एक्ट, कोई भी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका नाम रेफर किया हो पब्लिक इंटरेस्ट में, और ये कंपनीज के जो सब्सिडीज एंड एसोसिएट्स है इंडिया के बाहर जो बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मोर देन 20% ऑफ इनकम और मोर देन 20% ऑफ दी नेटवर्थ, तो उनके ऑडिटर्स को भी एनएफआरए लगेगा। अब सब रूल हम लोगों ने 1 देख लिया, वी हैव सीन सब रूल 1, नाउ वी हैव टू सी रूल 3 के अंदर ही 2, 3, 4 थोड़ा से कंट्रोवर्शियल है प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर, प्रैक्टिकल लाइफ में ये अभी हम लोगों ने देखा सब रूल 1 के अंदर कि कौन से ऑडिटर्स को एनएफआरए गवर्न करेगा। एनएफआरए इज गोइंग टू गवर्न ऑडिटर ऑफ बिग कंपनीज, हमने लिस्ट देखी, ठीक है। अब एक अजीब सी बात लिखी है यहां पे, अब सब रूल 2 में एनएफआरए रूल्स के सब रूल 3 में, उसके बाद सब रूल 3 में 1 में किसको लगेगा वो देखा हमने। अब रूल 3 के सब रूल 2 में क्या लिखा हुआ है, जितने भी बॉडी कॉर्पोरेट्स और कंपनीज है, जितने भी बॉडी कॉर्पोरेट्स और कंपनीज है इंडिया में, अदर देन दोस कवर्ड बाय द रूल, मतलब जितनी भी बॉडी कॉर्पोरेट्स और कंपनीज आपको ले लो, आप उसको ले लो, और जिनको रूल्स लगते हैं, ठीक है, जिनके ऑडिटर्स को रूल लगते हैं, जो कंपनीज कवर्ड है उनको आप अलग कर दो, मतलब बड़ी कंपनीज को आप अलग कर दो, तो कौन बचेगा? छोटी कंपनीज बचेगी। दिस सब रूल सेज कि जितने भी बॉडी कॉर्पोरेट्स और कंपनीज है, अदर देन द कंपनीज टू हुम दिस रूल्स आर एप्लीकेबल, उनको निकाल दो बड़ी कंपनीज को, तो छोटी कंपनीज बच जाएगी। उन सबको ये रूल्स आने के बाद इमीडिएटली 30 दिनों के अंदर एनएफआरए 1 में डिटेल सबमिट करने पड़ेंगे उनके ऑडिटर्स के, 30 डेज के अंदर, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसको और एक्सटेंड किया गया, लेकिन वो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको तो आरटीपी के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात है कि जो कंपनीज को रूल नहीं लगता, उन सब लोगों को इन्फॉर्म करना है, एनएफआरए 1 फॉर्म में सारे ऑडिटर के डिटेल्स भर के सबमिट करना है, ठीक है। तो
छोटी कंपनीज का डेटा मंगवा रहे हैं, दे आर आस्किंग फॉर डेटा ऑफ द स्मॉल कंपनीज। Now, why they are asking data of the small companies, उनको भी थोड़ा मॉनिटर करना चाहते हैं शायद वो लोग। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी सेक्रेटरी से बात की तो बोले हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। सो दिस रूल इज लिटिल कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, या फिर लोगों को अभी इतना अवेयरनेस नहीं है इस रूल के बारे में। हमको तो एकेडमिकली चलना है, मैंने एकेडमिकली इसको ध्यान से इंटरप्रेट किया, बहुत सारे जो रिसर्च आर्टिकल्स है उसको भी ध्यान से पढ़ा। तो जितनी कंपनीज है, अदर कंपनीज अदर देन द कंपनीज विच आर गवर्नड इन द एनएफआरए रूल्स, जो बच जाती है उनको एनएफआरए फॉर्म 1 में, एनएफआरए 1 में बताना है, अपने ऑडिटर के डिटेल्स देने हैं। और फिर हर साल ऑडिटर अपॉइंट होने के 15 दिन के अंदर एनएफआरए 1 में जो नए ऑडिटर्स है उनके डिटेल्स देते रहने हैं। हर साल बोलना सही नहीं होगा, एवरी टाइम यू अपॉइंट ऑडिटर, हर बार आप ऑडिटर अपॉइंट करते हो, आफ्टर एवरी अपॉइंटमेंट 15 दिन के अंदर आपको एनएफआरए 1 में ऑडिटर के डिटेल्स भर के भेजना पड़ेगा, ठीक है, एनएफआरए को। तो अब छोटी कंपनीज को क्यों लग रहा है, छोटी कंपनीज का डेटा क्यों मंगवा रहे हैं, दैट इज अ पजल, दैट इज अ क्वेश्चन। और दूसरा ये भी है कि ऑलरेडी सभी कंपनीज एडीटी 1 में तो फाइलिंग करती ही है, दे डू फाइलिंग, करेक्ट, बट देन उनको भी सुपरवाइज करना चाहते हैं, ऐसा उनका मानना है। फिर लिखा है, ठीक है, कोई भी कंपनी अगर ये क्राइटेरिया से बाहर आती है, बड़े क्राइटेरिया से, सपोज एनी लिस्टेड कंपनी गेट्स अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का अगर पेड अप कैपिटल या फिर लोन आउटस्टैंडिंग या फिर जो टर्नओवर है वो लिमिट से नीचे हो जाता है, लिमिट से कम हो जाता है, ठीक है, या फिर आप अगर ये क्राइटेरिया से बाहर आते, इफ एनी कंपनी कम्स आउट ऑफ द क्राइटेरिया स्टिल फॉर 3 years after it comes out of the criteria, 3 साल तक it will be governed by the NFRA, it will be governed by NFRA and NFRA rules। तो क्राइटेरिया से बाहर आने के बाद में भी 3 साल तक it will be governed by NFRA। ये बहुत इंटरेस्टिंग है एमसीक्यू के लिए, केस स्टडी के लिए, कि कोई अगर क्राइटेरिया से बाहर आता भी है तो भी 3 साल तक एनएफआरए रूल्स और एनएफआरए उसको गवर्न करता रहेगा। तो बहुत आसान था, बहुत सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आपका एनएफआरए रूल 3 जो एप्लीकेबिलिटी बोलता है कौन सी कंपनीज और उनके ऑडिटर्स, ठीक, को एनएफआरए रूल्स लगेंगे और एनएफआरए उनको गवर्न करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज जितने भी एनुअल रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, रूल 5 के अंदर, ठीक है, जितने भी ऑडिटर्स गवर्नड है बाय एनएफआरए रूल्स, मतलब रूल 3 से जितने भी गवर्नड है, सब लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा टिल 30th of April एवरी ईयर, ऑन और बिफोर 30th of April एवरी ईयर, ठीक है, इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी फॉर्म में, ठीक है, प्रिस्क्राइब किया है उसमें आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी, एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में ये डेट को भी आगे बढ़ाया गया है, लेकिन वो भी हमारे लिए रिलेवेंट है। मैं इसलिए बता रहा हूं, क्या होता है कभी कभी बच्चे पढ़ते हैं, अरे सर ये सही नहीं है क्या, प्रैक्टिकल लाइफ में इस डेट को आगे बढ़ाया है लेकिन वो हमको एप्लीकेबल नहीं है, हमको आरटीपी में जो दिया है वही हमको फॉलो करना है। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल। सेक्शन 131 में एनएफआरए बनाने का पावर है, 132 में उसके फंक्शंस दिए हुए हैं, फिर रूल 3 में एप्लीकेबिलिटी दी हुई है, रूल 5 में बोला है एनुअल रिटर्न फाइल करना है 30 अप्रैल तक। बहुत जल्दी हो जाता ना यार, मार्च में साल खत्म हुआ, मार्च में हम तो बिजी होते क्लाइंट के साथ में, खुद के डिटेल्स क्या फाइल करेंगे, बहुत जल्दी हो जाता है। 30th अप्रैल बोला है, ठीक है। नाउ लेट्स सी अगेन, वेरी सिंपल, रूल 6 में, ठीक है, वी नो दैट एनएफआरए हैज टू रेकमेंड, एनएफआरए को रेकमेंड करना पड़ता है कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स शुड बी इशूड, शुड बी इंप्लीमेंटेड। ये रेकमेंड करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो क्या लिखा है, बहुत आसान सी बात यहां पे लिखी हुई है, व्हाट दे से, कि हमको पता है कि एनएफआरए हैज टू रेकमेंड विच न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड शुड बी इशूड, विच स्टैंडर्ड शुड बी रिवाइज्ड। लेकिन लिखा है बिफोर सेंडिंग रिकमेंडेशन, इससे पहले कि एनएफआरए रिकमेंडेशंस भेजे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, रिकमेंडेशंस भेजने, एनएफआरए हैज टू सेंड रिकमेंडेशन
Before they send recommendation, they have to take recommendation, ठीक है, before they give recommendations to central government, NFRA की जिम्मेदारी है कि they shall receive, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको रिसीव करना है recommendations by ICAI. NFRA आगे कुछ भी recommend करे उसके पहले उनको recommendations लेने हैं CA इंस्टीट्यूट से, CA इंस्टीट्यूट से recommendation. NFRA कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मंगवा सकता है रिकमेंडेशंस के ऊपर कि भाई और एक्सप्लेन करो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसको क्यों आपने बनाया, रिगार्डिंग न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग एंड एनी अमेंडमेंट्स टू एग्जिस्टिंग. तो बहुत सिंपल सी बात लिखी है, रिकमेंडेशन करने से पहले, ठीक है, इससे पहले कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दे, आपको रिकमेंडेशंस मंगवाने हैं सीए इंस्टीट्यूट से फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड एनी अमेंडमेंट्स टू द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स. बहुत आसान सी बात. फिर रिकमेंडेशंस आने के बाद जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने वाले हो, तब आपको कंपलसरी कंसीडर करना, वो रिकमेंडेशंस कंसीडर करना मैंडेटरी है. रिकमेंडेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे भी आपको ठीक लगे वैसा कर. बहुत सिंपल शब्दों में बोलूं तो सीए इंस्टीट्यूट अपने रिकमेंडेशंस भेजेगा एनएफआरए को, फिर एनएफआरए अपने रिकमेंडेशंस भेजेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगा और इशू करेगा. लेकिन रूल्स में ऐसा लिखा है, आपको पता होना चाहिए. रूल्स में लिखा है, ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देने पहले सीए इंस्टीट्यूट से चीजों को लाओ, उसको कंसिडर करो, उसको ध्यान दो, और उसके बाद ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने रिकमेंडेशंस लेके जाइए. बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है. फिर रूल 8 है. रूल 8 इज अबाउट मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग. कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे हम लोग पता करेंगे, कैसे एनएफआरए पता करेगा, एनएफआरए पता करेगा कि क्या ऑडिट फर्म्स बराबर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं और नहीं कर रहे, तो उसको एनफोर्स कैसे करेगा. मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग, ठीक है. मॉनिटरिंग और एनफोर्सिंग के लिए क्या कर सकते हैं, रिव्यू. लेकिन रिव्यू, उसमें सबसे पहले मुझे जो मेरे हिसाब से नंबरिंग में कर रहा हूं, आप लोग भी ये फॉलो करिए. एनएफआरए किसी भी जिसको भी एनएफआरए रूल्स जिसको भी लगते हैं, किसी भी ऑडिटर जिसको एनएफआरए रूल्स लगते हैं, उनसे, ठीक है, उनको पूछ सकता है कि भाई आपके ऑडिट फर्म में, आपके सीए फर्म में, ऑडिट फर्म में ऑडिट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या सिस्टम बना हुआ है, क्या सिस्टम है. आप एडिक्वेट एम्प्लॉयज रखते हो, प्रोफेशनल पूरे क्वालिफाइड एम्प्लॉयज लगते हो, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाते हो, उनको अपडेट रखते हो, उनको सफिशिएंट समय देते हो, ठीक है. कैसे आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं, सबको नॉलेज दिया, चेकलिस्ट आप मेंटेन करते हो, अच्छा सुपरविजन करते हो, रिव्यू करते हो, ठीक है. तो सबसे बहुत आसान, सबसे पहले एनएफआरए इवैल्यूएट कर सकता है कि सीए फर्म्स आपके फर्म में क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपने क्या सिस्टम बनाया है, व्हाट इज द सिस्टम, उसमें कैसे आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करके उसको इंप्लीमेंट करते हो, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन बताओ. फिर रैंडमली कोई क्लाइंट सिलेक्ट करके ऑडिट वर्किंग पेपर्स रिव्यू कर सकते हैं. पहले तो आपका सिस्टम, आपका क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कैसा है, आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे आप इंप्लीमेंट करते हो, वो हम समझना चाहेंगे. फिर उसके बाद में कोई भी असाइनमेंट के, ठीक है, वर्किंग पेपर्स मंगवा के उसको रिव्यू कर सकते हैं. तीसरा, टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं कि वी कैन परफॉर्म टेस्ट कि आपने ऑडिट प्रोसीजर्स बराबर थी ना, सुपरविजन्स बराबर हुए थे ना, रिव्यू बराबर हुआ था ना, क्वालिटी बराबर मेंटेन थी ना, उसकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं. तो पहले सिस्टम स्टडी कर सकते हैं, सिस्टम स्टडी करने के बाद में वर्किंग पेपर्स देख सकते हैं, वर्किंग पेपर्स देखने के बाद में टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं. दे कैन परफॉर्म टेस्ट कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बराबर इंप्लीमेंट किया, ऑडिट प्रोसीजर्स बराबर थी, उसका सुपरविजन बराबर था, रिव्यू बराबर था, देख सकते हैं. इसके अलावा वो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ऑडिटर्स रिपोर्ट बना के दे, दैट ऑडिटर्स फ्रेम द रिपोर्ट. जो भी सीए फर्म्स है, ऑडिटर्स है, जिनको एप्लीकेबल नंबर है, उनको इंस्ट्रक्शन दे कि रिपोर्ट बना के दे, कि आप एक रिपोर्ट बना के दीजिए कि आपके फर्म में
क्वालिटी कंट्रोल का काम कैसे होता है और इंटरनल प्रोसेस कैसे डिजाइंड है। आपके फर्म रिपोर्ट बना के दे कि आपके फर्म में ऐसे सिस्टम डिजाइंड है टू इंप्रूव क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, रिलायबिलिटी ऑफ रिपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, रिस्क कम करने के लिए, ठीक है, रिस्क कम करने के लिए और रेपुटेशन प्रोटेक्ट करने के लिए सीए फर्म्स की और सीए फर्म्स एंड अल्टीमेटली प्रोफेशन के लिए आपने क्या सिस्टम बना के रखे। क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, रिस्क बराबर आपके हाथ से गलती हो जाए, गलत ओपिनियन चले जाए, उसकी रिस्क कम करने के लिए, और आपके रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या सिस्टम बना के रखा, उसकी रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। तो उनके सिस्टम स्टडी कर सकते हैं, उनके वर्किंग पेपर्स हम लोग देख सकते हैं, टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, उनसे रिपोर्ट मंगवा सकते हैं, और तो और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी लगे, साथ में ऑडिटर का प्रेजेंस, कि ऑडिटर को आना पड़ेगा, पर्सनली आना पड़ेगा और चीज समझानी पड़ेगी, वो भी पावर ये एनएफआरए के पास पावर है। मॉनिटरिंग और मॉनिटरिंग करने के लिए और एनफोर्स करने, दे हैव द पावर, करेक्ट। सिस्टम स्टडी करने का पावर है उनके पास में, वर्किंग पेपर्स देखने का पावर है उनके पास में, करेक्ट, और टेस्ट परफॉर्म करने का, वर्किंग में देखने के बाद टेस्ट परफॉर्म करने का भी पावर है। इसके अलावा रिपोर्ट्स मंगवाने का पावर है, एडिशनल इंफॉर्मेशन और पर्सनल प्रेजेंस में देनी पड़ेगी, ये भी पावर है। तो साहब एनएफआरए का पूरा ध्यान है बड़े ऑडिटर्स पे, ठीक है, और उनसे जानकारी वो मंगवा सकते हैं। ये काम कौन करेगा? एनएफआरए के ऑफिसर्स या फिर एनएफआर ने हायर किए हुए एक्सपर्ट्स, अपॉइंट किए हुए एक्सपर्ट्स, ऑफिसर्स या फिर एक्सपर्ट्स ये काम करेंगे जिनके पास सफिशिएंट नॉलेज है उस इंडस्ट्री का और ऑडिट का। कुछ भी अगर नॉन कंप्लायंस मिलता है, ये खतरनाक है। अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस मिलता है कि ऑडिट फर्म्स अगर कुछ फॉलो नहीं कर रही, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बराबर फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनकी खामियां नजर आती है, ठीक है, इट शैल बी पब्लिश्ड। कहां पे पब्लिश? वहां पे लिख लीजिए, वेबसाइट, एनएफआरए की वेबसाइट, और एनी अदर मैनर। तो सीए फर्म्स अगर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो नहीं करती है, इफ सीए फर्म्स डोंट फॉलो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, अगर ये ऐसी डेफिशिएंसी मिलती है तो नॉन कंप्लायंस विल बी रिपोर्टेड। आपने 210 के अंदर एंगेजमेंट लेटर नहीं लिया, 580 के अंदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं लिया, तो एनएफआरए इस नॉन कंप्लायंस को पब्लिश करेगा अपने वेबसाइट पे, या फिर एनी अदर मैनर, अनलेस रीजन नॉट टू डू सो इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट को प्रॉब्लम है, पब्लिक को बहुत नुकसान हो सकता है, पब्लिक इसको मिस इंटरप्रिट कर सकती है, तो वो उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, रीजंस राइटिंग में लिखने पड़ेंगे। कभी भी जब हम डिस्क्लोजर्स करेंगे तो प्रोप्राइटरी और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन है, कुछ प्रोडक्ट के सेंसिटिव, प्रोडक्ट रिलेटेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जिससे, ठीक है, जो सीक्रेट रहना बहुत जरूरी है, तो कंपनी को बड़ा नुकसान होगा, कभी वो पब्लिश नहीं करेंगे, नेवर, दे विल नेवर पब्लिश, रूल है। इसको भी तोड़ सकते हैं, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में तोड़ सकते हैं, लेकिन रीजंस को राइटिंग में लिखना पड़ेगा। या फिर वो ऐसा तय कर सकते हैं कि जो प्रोप्राइटरी और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को भेजे, पब्लिश नहीं करें, गवर्नमेंट को भेजे। मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट के जो भी नॉन कंप्लायंस आएगा, वेबसाइट या एनी अदर मैनर डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो उसके रीजंस राइटिंग में लिखने पड़ेंगे। कभी भी डिस्क्लोजर करते वक्त प्रोप्राइटरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसको डिस्क्लोज मत करो, लेकिन अगर लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में तो डिस्क्लोज करो, राइटिंग में रीजंस लिखो। हो सकता है ये प्रोप्राइटरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजे, पब्लिक में इसको ना लाए। कहीं पर भी ऐसा लगता है, ये सब पढ़ते हुए, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, किसी का भी नॉन कंप्लायंस है, वो लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं और एन एक्शन इन्फोर्स कर सकते हैं कि आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, दे कैन इन्फोर्स इट। तो एग्जाम में 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के लिए एनएफआरए क्या क्या कर सकता है। ये चार्ट आपको बहुत काम आएगा, ये चार्ट आपको बहुत काम आएगा चीजों को सिंपल तरीके से अच्छे से याद रखने के लिए, ठीक है। नंबरिंग भी दिए चार्ट में, पहले कौन सा पढ़ना है, दूसरा कौन सा पढ़ना है, एंड सो ऑन। देन
फिर अब रिकमेंडेशंस दे दिए, रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को देने हैं, उसके लिए पहले सीए इंस्टीट्यूट से मंगवाने हैं, उसको स्टडी करके एनालाइज करके फिर रिकमेंडेशंस देना है। मॉनिटरिंग एनफोर्सिंग हो गया। अब क्वालिटी ओवरव्यू ओवरसाइट रखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या सीए फर्म्स क्वालिटी वर्क कर रहे हैं, क्या आर दे डूइंग क्वालिटी वर्क, कैसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो रूल 9 के अंदर क्या लिखा हुआ है, हम लोग रिव्यू, हमने बोला कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बराबर फॉलो हो रहे कि नहीं, उसके लिए रिव्यू तो कर ही सकते। ठीक है, कभी अगर ऐसा पता चलता है कि क्वालिटी काम नहीं चल रहा है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बराबर नहीं है, वर्किंग पेपर्स बराबर नहीं है, टेस्ट हमको दिख रहा है सिस्टम बराबर नहीं है, पेपर्स बराबर नहीं है, टेस्टिंग में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कंप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, आफ्टर रिव्यू जो काम जिस तरीके से कर रहा है उसको रिव्यू कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के लिए भी रिव्यू कर सकते हैं, क्वालिटी के लिए भी रिव्यू कर सकते हैं, और फिर डायरेक्ट कर सकते हैं टू टेक मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ ऑडिट क्वालिटी। देखो आप रिस्क असेसमेंट बराबर नहीं कर रहे, करना चाहिए। आप EQCR एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू नॉन टीम मेंबर जो रिव्यू करवा रहे बराबर नहीं कर रहे, काम रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू करने के बाद में डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके लिए सजेशन दे सकते हैं, देखें कि क्वालिटी कैसे इंप्रूव करना है, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे ऑडिट प्रोसेस में, आपके क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में, ऑडिट प्रोसेस में, ऑडिट रिपोर्ट फ्रेमिंग में क्या फर्क पड़े, पहले क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स, ऑडिट प्रोसेस, फिर क्वालिटी रिपोर्टिंग, उसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, स्पेसिफिक डिटेल प्लान और टाइम लिमिट के साथ बताएंगे। NFRA रिव्यू करेगा, काम रिव्यू करते आया स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के लिए, और रिव्यू कर सकता है, रिव्यू करने के बाद खामियां मिली है तो डेफिशिएंसीज क्या है, प्रॉब्लम क्या है बता सकता है, इंप्रूवमेंट बताएगा साथ में कि क्या चेंजेस करना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में, आपके क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में क्या चेंजेस, ऑडिट सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में क्या चेंजेस, और डिटेल प्लान बताएगा विद टाइम लिमिट्स। ऑडिटर को सब चेंजेस करने पड़ेंगे, ऑडिटर हैव टू मेक दोस चेंजेस इन द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, ऑडिट प्रोसेस, रिपोर्टिंग के अंदर उसके चेंजेस करने पड़ेंगे, और NFRA को रिपोर्ट लिखकर भेजनी पड़ेगी कि हमने क्या क्या चेंजेस किए, कैसे हमने क्वालिटी को इंप्रूव किया, समझाना पड़ेगा। ठीक है, NFRA मॉनिटर करेगा जैसा ये लोग बोल रहे हैं उन्होंने बराबर किया है क्या, और अगर नहीं किया तो एक्शन लेगा उनके अगेंस्ट कि भाई आपको यू हैव टू टेक एक्शन कि भाई जैसा हमने बोला था वैसा क्यों नहीं कर रहे। तो रिव्यू करके डायरेक्शंस देने का पावर है, उनको फॉलो करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा NFRA को, और ये मॉनिटरिंग होगी, नहीं हो अगर नहीं कर रहे लोग फॉलो तो फिर और आगे स्टेप्स लिए जाएंगे। ये सब देखने के बाद अगर क्वालिटी में गड़बड़ लगती है तो NFRA कैन रेफर द केसेस, जो केसेस में उन्होंने क्वालिटी चेक की है, ऑडिटर्स की जो क्वालिटी चेक की, और रेफर कर सकते केसेस क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को। सीए एक्ट में क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बना हुआ है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को वो भेज सकते हैं। अच्छा, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड से इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं, कॉल रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑडिटर्स ऑफ द कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट एज इट में डीम अप्रोप्रिएट। ये लोग केसेस रेफर कर सकते हैं क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को कि देखो इनकी क्वालिटी बराबर नहीं है, आप इनको सजेशंस दो, आप इंप्रूवमेंट लाओ, आप एक्शन लो इनके अगेंस्ट। और क्वालिटी रिव्यू बोर्ड से रिपोर्ट्स मंगवा भी सकते हैं कि क्या किया हमने, जो केस रेफर की थी आपने क्या सजेशंस दिए, कैसे क्वालिटी को इंप्रूव किया आपने, बताइए। रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन मंगवा ही सकते। तो NFRA सबसे ऊंचा है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को इंफॉर्मेशन दे भी सकता है और उनसे इंफॉर्मेशन ले भी सकता है, दोनों काम कर सकता है NFRA, सुप्रीम है भैया NFRA। तो एक्सपर्ट्स की मदद हमने पहले ही बोला, एक्सपर्ट्स ऑफिसर्स एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं इसके लिए भी, रिव्यू करने के लिए। अगर नॉन कंप्लायंस है, ठीक है, NFRA रूल्स के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए क्वालिटी इंप्रूव करने, उसका नॉन कंप्लायंस है तो पनिशमेंट मिलेगी एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 450। बहुत ही 450 में क्या लिखा है कि जहां पे स्पेसिफिक पनिशमेंट्स नहीं हो तो जनरल पनिशमेंट लगती है। अरे बहुत ही खतरनाक है जनरल पनिशमेंट, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, और अगर कंटिन्यूइंग है नॉन कंप्लायंस तो 1,000 रुपये पर डे। लेकिन बहुत सारे दूसरे सेक्शंस भी है, सेक्शन 147 के अंदर बड़ी बड़ी पेनाल्टीज है, सेक्शन 447 के अंदर बहुत सारी पेनाल्टीज है, उसमें भी कवर हो सकते हैं। उसके अलावा ये तो है NFRA, ठीक है,
एजुकेशन, ठीक है, एजुकेट कर सकता है लोगों को अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को लेकर. दे कैन एजुकेट पीपल, दे कैन ट्रेन पीपल, दे कैन हैव सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, पब्लिसिटी की ऑडिट का काम कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे ऑडिट का काम होना चाहिए, उसके लिए वो एजुकेशन, ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस क्रिएट कर सकता है. ठीक है, तो बहुत आसान था साहब. ये नोट्स आपको पढ़ना और बहुत ज्यादा आसान करवाएंगे और मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि एनएफआरए से इस बार कुछ आना चाहिए. देयर शुड बी समथिंग और द अदर फ्रॉम एनएफआरए. सेक्शन 131(1) और 2 था. उसके बाद एप्लीकेबिलिटी अंडर रूल 3 थी. एनुअल रिटर्न अंडर रूल 5 था. रिकमेंडेशंस भेजना अंडर रूल 6 था. मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अंडर रूल 8 था. और क्वालिटी चेक करना अंडर रूल 9 था. ठीक है, अब अगला अमेंडमेंट है एनबीएफसी कंपनीज को लेकर. ऐसा है कि 3 तरह की एनबीएफसी कंपनीज को मर्ज करके एक नया कैटेगरी क्रिएट किया है. एसेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनीज और इन्वेस्टमेंट कंपनीज. एसेट फाइनेंस, लोन कंपनीज, इन्वेस्टमेंट, तीनों को मर्ज करके एक नया क्रिएट किया है एनबीएफसी आईसीसी. क्या था? अलग अलग एनबीएफसीज थी एक्टिविटी वाइज. आप एसेट फाइनेंस कर रहे हो, अलग एनबीएफसी. आप लोन दे रहे हो, अलग एनबीएफसी. आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अलग एनबीएफसी. तो एक्टिविटी वाइज एनबीएफसीज थे और सबके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे एक्टिविटीज के हिसाब से. यही काम करना है, ऐसे ही काम करना है. तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग रहे थे. तो आरबीआई ने बोला लेट्स नॉट कीप रिस्ट्रिक्शंस एंड रिक्वायरमेंट एक्टिविटी वाइज, लेट्स मेक इट एंटिटी वाइज. इनको, ये सभी कैटेगरीज को क्लब कर दो, ताकि वो एसेट फाइनेंसिंग की जगह कभी लोन देना चाहे, लोन की जगह कभी इन्वेस्टमेंट देना चाहे, तो सबके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो. एनबीएफसीज में फ्लेक्सिबिलिटी को, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइप ऑफ एक्टिविटीज विच यू डू. एनबीएफसीज में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, टाइप्स ऑफ एक्टिविटी जो करते हो करने के लिए, उसके लिए उन्होंने मर्ज कर दिया एसेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी, ताकि कोई भी कौन सा भी काम कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के. तो एक्टिविटी वाइज रेगुलेशंस खत्म करके एक एंटिटी वाइज रेगुलेशंस लाने की उन्होंने कोशिश की है. ठीक है, उसका नाम एनबीएफसी आईसीसी है. ठीक है, एनबीएफसी आईसीसी, दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी. क्रेडिट मतलब लोन, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी. तो पहले मर्जर एक्सप्लेन किया है, फिर क्या बोला है, इस कंपनी की डेफिनेशन दी है. इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी इस ऐसी कंपनी है जिसका काम एसेट फाइनेंस हो, वही सिंपल, और जिसका काम फाइनेंस लोन्स प्रोवाइड करना हो, या फिर जिसका काम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना हो, और वो किसी और टाइप ऑफ एनबीएफसी में कवर नहीं होना चाहिए, तो यहां पे आएगा. तो ऐसी कंपनी जिसका काम एसेट फाइनेंसिंग है, ठीक है, लीजिंग का काम है, हायर परचेस काम, ऐसा काम है, एसेट फाइनेंसिंग है, इक्विपमेंट्स, क्रेन्स, इनको फाइनेंस कर रहे हैं, या लोन देने का काम है, या फिर इन्वेस्टमेंट का काम है, और जो बाकी किसी कैटेगरी में नहीं आते वो सब यहां पे आएंगे. इन्वेस्टमेंट मतलब ये तीनों काम कर रहे हैं और बाकी इसमें नहीं आते, तो दे विल बी कवर्ड हियर, इस कैटेगरी में आईसीसी, एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी में आ जाएंगे. तो बहुत आसान सा है, मर्जर की बात की है, उसका डेफिनेशन दिया है और रिस्ट्रिक्शंस लगाया है. ऐसी कंपनीज, रिस्ट्रिक्शन है अनकोटेड शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी एक्सक्लूडिंग सब्सिडरीज. ऐसी जो आईसीसी कंपनीज है वो अनकोटेड शेयर में पैसा लगा सकती है, अनकोटेड मतलब अनलिस्टेड शेयर में पैसा लगा सकती है ऑफ अदर कंपनीज अदर देन सब्सिडरीज, बट नॉट मोर देन 20% ऑफ द ओन फंड, नॉट मोर देन 20%. तो ऐसी कंपनीज अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स में पैसे लगा सकती है, बट नॉट मोर देन 20% ऑफ ओन फंड्स. अनलिस्टेड कंपनीज डेंजरस हो सकती है, तो ये लोग डेंजरस जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इट शुड नॉट बी मोर देन 20% के ऊपर नहीं जाना चाहिए. सब्सिडरी में पैसा लगा है वो काउंट नहीं होगा. ठीक है, अब मुद्दे की बात जो एग्जाम में आ सकता है, 20 पॉइंट्स है, तो मुझे लगा बच्चों को टेंशन होगा. इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी का ऑडिट कैसे करना.
इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट कंपनी जो है इनका ऑडिट कैसे करना। पहले क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट कंपनी का ऑडिट कैसे करना, अब हो गया इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट कंपनी का ऑडिट कैसे करना। सुनिए बहुत आसान है, मैं आपको याद रखने का तरीका बताऊंगा, मैं आपको याद रखने का तरीका बताऊंगा, मैं आपको फ्लो बताऊंगा। उस फ्लो में अगर आप पढ़ेंगे, उस फ्लो में अगर आप पढ़ेंगे तो चीजें आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी, फटाफट हो जाएगी। ठीक है, 20 के 20 पॉइंट, 20 के 20 पॉइंट एक साथ याद नहीं हो सकते। ठीक है, जो मुझसे पढ़ चुके पढ़ते वीडियो लेक्चर से 20 पॉइंट्स एक साथ याद नहीं होंगे, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो हम जगह हमने तोड़ा है उसको एक फ्लो में लाना पड़ेगा। तो पहले हमने पॉइंट्स को दो हिस्सों में बांटा है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज के पॉइंट अलग और लोन के पॉइंट अलग, ऐसे दो हिस्सों में उसको हम लोगों ने डिवाइड किया। वी हैव डिवाइडेड इट इन 2 पार्ट्स। फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी के पॉइंट्स को एक फ्लो में लाया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम क्या है, सिक्योरिटीज में पैसे लगाना। सबसे पहले बाइंग, खरीदना, उनका मेन काम क्या है, खरीदना बेचना। तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स हमने सबसे पहले लाए। क्या पॉइंट है, एज अ ऑडिटर हमको चेक करना है, एज अ ऑडिटर हमको चेक करना है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी का जो मेन काम है बाइंग एंड सेलिंग इन्वेस्टमेंट्स, क्या इन्होंने ये बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज जो है, बाइंग और सेलिंग जो एक्टिविटीज है उसको अप्रूव करवाया क्या, whether this buying and selling activities are approved by the board of directors, board of directors ने उसको अप्रूव किया है ना, ठीक है, सर्टिफाई किया ना। और क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये भी बताया कि ये इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रीट करना चाहिए कि करंट इन्वेस्टमेंट ट्रीट करना चाहिए। तो बहुत आसान, बहुत सिंपल है, इनका काम ये मेजर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज। तो खरीदने बेचने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लिया क्या, एक पॉइंट हो गया। लिया तो उसके बाद में चेक करना है, ब्रोकर को ऑर्डर प्लेस किया होगा, इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्रोकर को ऑर्डर प्लेस करती बाइंग एंड सेलिंग। तो जो बाइंग और सेलिंग हुई है, बाइंग और सेलिंग हुई है, ठीक है, इसको चेक करना है। ब्रोकर का कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, उसके बाद उसका बिल आता है, उससे चेक करना है कि क्वांटिटी प्राइजेस टैक्सेस सब मैच हुए ना, कॉन्ट्रैक्ट नोट बिल से, ब्रोकरेज सब मैच हुए ना, वो चेक करना है। हो गए 2 पॉइंट। मेन काम है बाइंग एंड सेलिंग, सबसे पहले वही होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल है ना, और अप्रूवल लेने के बाद में ब्रोकर ने जो कॉन्ट्रैक्ट नोट दिए है, ब्रोकर्स नोट दिया है, जो बिल दिया है, वहां से बाइंग सेलिंग की क्वांटिटी प्राइसेस ब्रोकरेज मैच होता है ना, हो गया। अब इन्वेस्टमेंट्स खरीद लिए, खरीदने का काम, खरीदते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना है, खरीदते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना है। पहले बाइंग होता है, बाइंग एंड सेलिंग तो बाय, लेकिन बोले चलो पहले बाइंग का काम है, सबसे इंपॉर्टेंट बाइंग का काम है, उससे पॉइंट हो गए। लेकिन खरीदते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना, कंडीशंस। पहले तो पूछना चाहिए कि क्या साल भर में आपने क्या साल भर में आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, क्या आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं इन सब्सिडरी कंपनीज, सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए, ग्रुप कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किए क्या। अगर किए हैं, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन कैसे किया। एनबीएफसी जब सब्सिडरीज बनाती है या ग्रुप कंपनी में पैसा लगाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन कैसे किया, इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कैसे निकाली, ओवर वैल्यूड तो नहीं थी, ज्यादा पैसा तो नहीं लगा दिया, जरूरत से ज्यादा पैसा लगाओगे तो एक दिन बर्बाद हो जाओगे, करेक्ट। तो परचेस करते वक्त, करेक्ट, आपको चेक करना है परचेस करते वक्त कि अगर सब्सिडरीज और जॉइंट सब्सिडरीज है, ग्रुप कंपनी, इनमें पैसा लगाया तो इसका वैल्यूएशन बराबर हुआ है ना। और ध्यान रखना है, अगर अनकोटेड डिबेंचर्स और बॉन्ड में पैसा लगाया तो उसको केयरफुली स्टडी करो, केयरफुली स्टडी करो। अगर आपने बहुत ज्यादा पैसा लगाया, पता चला एक कंपनी के 95% अनकोटेड 95% डिबेंचर में पैसा हम नहीं लगाया, 95% डिबेंचर बॉन्ड्स में पैसा हम नहीं लगाया, तो केयरफुली स्टडी करना है, इज इट इन नेचर ऑफ लोन। अगर वो इन नेचर ऑफ लोन है तो उसको लोन बताना चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बताना चाहिए। आरबीआई की इसको लेकर भी गाइडलाइंस है। तो खरीदते वक्त ध्यान रखिए, सब्सिडरी ग्रुप कंपनी पैसा लगाया तो वैल्यूएशन बराबर है ना। और ध्यान रखिए, अगर अनकोटेड बॉन्ड्स और डिबेंचर में पैसा लगाया, इज इट इन नेचर ऑफ लोन, इफ इट इज इन नेचर ऑफ लोन तो उसको एज अ लोन ही बताना चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बताना चाहिए। इसके और कंडीशंस आरबीआई के गाइडलाइंस के अंदर दिए हुए हैं, हमको इतना ही पता होना चाहिए। अब खरीद लिया,
बाइंग एंड सेलिंग का काम है, परमिशंस ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, ब्रोकर नोट, उस बिल के सब चल रहे। फिर खरीदते वक्त वैल्यूएशंस बराबर है सब्सिडरी ग्रुप कंपनीज के, और ध्यान रखा है कि अगर ये नेचर ऑफ लोन है तो लोन ट्रीट होना चाहिए। खरीदने के बाद अभी डिविडेंड इंटरेस्ट, बहुत सिंपल, क्या डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम जो इन्होंने, ठीक है, क्या डिविडेंड इनकम, लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लीजिए, लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लीजिए, और ये इन्वेस्टमेंट जो है शेयर्स और डिबेंचर्स में, इसके ऊपर डिविडेंड और इंटरेस्ट की अकाउंटिंग बराबर हुई है ना, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, एनबीएफसी के प्रूडेंशियल नॉर्म्स है, उसके हिसाब से इसकी अकाउंटिंग बराबर हुई है ना, ठीक है। अब एक एक करके क्या लिखा है, सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स पे जो डिविडेंड होता है, म्यूचुअल फंड में डिविडेंड होता है, इट शुड बी बुक्ड ऑन कैश बेसिस, कैश बेसिस पे बुक होना चाहिए। तो अगर इन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, एनबीएफसी ने कभी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, कभी अगर कुछ चीजें हैं तो उसको कैश बेसिस पे, इनको जो अपनी इनकम है वो कैश बेसिस पे बुक करनी चाहिए, जिस दिन मिलेगा उस दिन, ठीक है। क्या होता है कि, ठीक है, म्यूचुअल फंड के केस में जैसे जैसे वो कमाते हैं वैसे वैसे एनएवी बढ़ता जाता है, एनएवी बढ़ता जाता है तो अपने आप जितने भी प्रॉफिट से एनएवी में रिफ्लेक्ट होते जाते हैं। तो जब अपने आप एनएवी में रिफ्लेक्ट हो जा रहे तो अलग से डिविडेंड नहीं बुक करना पड़ता। लेकिन जिस दिन वो डिविडेंड देते हैं, एनएवी कम होता है, सपोज एनएवी 28 रुपए का था, 3 रुपए का डिविडेंड दिया, अच्छा आज एनएवी 28 में से 3 रुपए का डिविडेंड दिया है तो हमने 3 रुपए को इनकम बुक करनी चाहिए। समझ में आया? बहुत बढ़िया, नहीं आया और भी बढ़िया, बहुत आसान सा फंडा है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट अगर आपने किया है, एनएवी अपने आप बढ़ती रहती है, इनकम अपने आप बढ़ती रहती है, अलग से कुछ बुक नहीं करना पड़ता। इसलिए जिस दिन डिविडेंड मिलेगा उस दिन ही सिर्फ रिसीट की एंट्री आप पास करो, यू सिंपली पास एंट्री ऑफ रिसीट, ठीक है। तो जिस दिन डिविडेंड मिलेगा उस दिन डिविडेंड इनकम आप बुक करना चाहिए, रिसीट की एंट्री आप पास कर लीजिए। फिर इसके अलावा फिर अगर आपने बॉडी कॉर्पोरेट म्यूचुअल फंड के बाद अगर आपने शेयर्स में पैसे लगाए, जब सामने वाले के एजीएम में डिक्लेयर होता है तो डिक्लेयर का राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश होता है, फिर हमने इनकम बुक करना चाहिए। तो बचपन से पढ़ रहे, कोई नई बात नहीं है। म्यूचुअल फंड में डिविडेंड कैश बेसिस पे बुक करना है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो है उसमें जो शेयर्स का डिविडेंड है डिक्लेरेशन बेस पे बुक करना है, और बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का जो इनकम है वो अक्रूवल बेसिस पे बुक करना है। इफ इट इज रिसीव्ड रेगुलरली मिल रहा है, परफॉर्मिंग एसेट जैसा है, तो उसको आप अक्रूड बेसिस पे बुक करिए। बहुत आसान। पहले इन्वेस्टमेंट्स खरीदने बेचने काम हो गया, खरीदते वक्त हम लोगों ने बातों का ख्याल रख लिया, खरीदने के बाद में हमने म्यूचुअल फंड की डिविडेंड केयरफुली बुक की कैश बेसिस पे, शेयर्स का डिविडेंड डिक्लेरेशन के बेसिस पे, बॉन्ड और डिबेंचर का इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस पे हमने बुक कर लिया। अब साल का एंड आता है, वेरीफाई करिए जितने भी इन्वेस्टमेंट है, फिजिकल वेरिफिकेशन, सबके सर्टिफिकेट्स, सबके सर्टिफिकेट्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड के सर्टिफिकेट फिजिकली वेरीफाई करिए, है ना सब। थर्ड पार्टी के पास है तो उनसे सर्टिफिकेट ऑब्टेन करिए। किसी के पास थर्ड पार्टी, उनसे कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी के पास है उनसे कंफर्मेशन, डिपॉजिटरी के पास है उनसे कंफर्मेशन लीजिए, कस्टोडियन के पास है उनसे कंफर्मेशन लीजिए, उनसे सर्टिफिकेट लीजिए कि हाँ सही में इतने डिबेंचर्स बॉन्ड इनके हमारे पास में है, वो मंगवाइए। साल के एंड में पहले वेरिफिकेशन कीजिए, कंफर्मेशन करिए। वैल्यूएशन, एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स में वैल्यूएशन का जो दिया हुआ है तरीका, उससे वैल्यूएशन करिए। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स वहां कवर नहीं हो तो AS 13 लगाइए और उसके हिसाब से वैल्यूएशन करिए। अगर आप इस सीक्वेंस में याद करेंगे ना तो पॉइंट्स याद होंगे। पहले बाइंग सेलिंग, फिर खरीदते वक्त कुछ कंडीशंस, खरीदने के बाद कमाई के बारे में बात करिए, साल के एंड में वेरिफिकेशन, कंफर्मेशन और वैल्यूएशन के बारे में बात करिए। फिर एक बिजनेस, ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है जो करते हैं इन्वेस्टमेंट वाले कंपनीज, अपने शेयर्स और डिबेंचर्स बॉन्ड्स लेंड करते, उधारी पे देते हैं। यस, जैसे पैसे को देते हैं ना वैसे शेयर्स बॉन्ड्स डिबेंचर्स को भी देते हैं। लेंड, हाँ लेंडिंग होती है, करेक्ट, लेंडिंग होती है और इस पे अर्निंग दे अर्न, तो बहुत बढ़िया है एक्चुअली, इट्स अ वेरी टेरिफिक थिंग। हमने लेंडिंग की और खास बात क्या है, जब हम शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड लेंड करते हैं इसके ऊपर जो डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, राइट्स है, बोनस है, वो हमारा ही है। हमने सामने वाले को 1 साल के लिए लेंड किया। इस दौरान जो भी डिविडेंड, इंटरेस्ट, डिविडेंड, राइट्स जो भी मिलेगा वो सब हमारा है।
ठीक है, जब हम सिक्योरिटीज वापस लेंगे साथ साथ में ये सारी चीजें भी हमको देगा विद चार्जेस। सर उसको क्या फायदा होता है, क्या है कि सामने वाला उसको यूज कर सकता है, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी इन द स्टॉक एक्सचेंज, और उसको मार्जिन मिलता है ट्रेडिंग करने का, उसको भी फायदा है। वो स्टॉक एक्सचेंज में उसको रखता है गिरवी, जिसके बेस पे उसको मार्जिन मिलता है ट्रेडिंग का, ताकि उसको पैसे नहीं लगाना पड़े। देखो बहुत आसान, एक बहुत अच्छा बिजनेस है, एनबीएफसी अपने शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स लेंड करेगी सामने वाले को, ठीक है, सामने वाला उसको यूज करके ट्रेडिंग करता है, पैसा कमाता है, और हमारा एनबीएफसी का फायदा यह है कि इस दौरान होने वाले सारे बेनिफिट, सारे प्रिविलेजेस, सारे इनकम सब हमारे ही है, वो सब हमको ही देना है वापस। तो इसमें चेक करना है, ठीक है, ऐसे कितने हैं, क्या अग्रीमेंट है, क्या चार्जेस है, कितने क्या चार्जेस पे हमने उनको लेंड किया है, और वो पूरे चार्जेस हमको मिल रहे हैं ना, कंफर्मेशन लेना है सही में इतने हैं ना, और चेक करना है कि जब शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स वापस आते तो सही कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स है ना, सही टाइप के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स है ना, जो हमने दिए थे वही है ना, और सारे इनकम्स, डिविडेंड्स, राइट्स वगैरह वो भी सब हमको मिल गए हैं ना, ठीक है। यहां पे आपके बहुत सारे पॉइंट्स कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कंपनी, फिर हमने उसको अलग किया लोन कंपनी। लोन कंपनी के देखो बड़े बड़े आंसर्स याद करने का यही एक तरीका है। आप बोलेंगे कि मैं एक बार रीड कर लेता हूं, समझना भी जरूरी है लेकिन याद रखना भी जरूरी है। ये सीक्वेंस से आप चीजों को याद रख पाएंगे, यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट। लोन कंपनी में सबसे पहले लोन देना इनका काम है, ओन शेयर्स पे सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन, ओन शेयर्स पे आप लोन नहीं दे सकते, सबसे पहली बात कर दी। लोन देने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फिक्स होना चाहिए, पूरा सिस्टम्स प्रोसीजर फिक्स होना चाहिए कि कौन से सभी हाउसिंग लोन, कार लोन, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, जितने भी लोन्स है, ये लोन्स के अंदर क्या फॉर्मेट में चीजें आएगी, करेक्ट, क्या फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स आएंगे, इन व्हाट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स विल कम, पूरा सिस्टम फिक्स होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कैसे आएंगे, कौन उसको इवैल्यूएट करेगा, कैसे इवैल्यूएट करेगा, फिर कैसे सैंक्शन करेगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम शुड बी well defined internal control system for different types of loans, well defined documents होने चाहिए। तो देखो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है क्या, ठीक है। फिर रैंडमली कुछ लोन सिलेक्ट करो, देखो कि सामने वाले का क्रेडिट वर्दीनेस देखा था ना, सामने वाले का क्रेडिट वर्दीनेस देखने के बाद, टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होने के बाद में जब लगा क्रेडिट वर्दीनेस है सामने वाला, इट इज अ गुड प्रोजेक्ट, इट इज अ प्रॉपर थिंग, फिर उसका लोन सोच समझ के सही अथॉरिटी ने उसको सैंक्शन किया ना, और क्या क्या कंडीशंस लिखी थी सैंक्शन की, वो सामने ने फुलफिल की ना, कि भाई पहले तुमको डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे, इतना पैसा लाना पड़ेगा, तो वो सब आई थी ना। ध्यान रखना है एक्सेस सैंक्शन मत करो। एक एनबीएफसी कितना पैसा लगा सकती है एक दूसरे कंपनी में या ग्रुप के अंदर, उसकी लिमिट्स होती है, ठीक है, उसकी लिमिट्स यहाँ पे दी नहीं है उन्होंने लिमिट्स, लेकिन उसकी लिमिट्स होती है, ठीक है, नहीं दिए तो छोड़ दीजिए, लिमिट्स होती है कि उतने लिमिट तक ही पैसा लगाना, उससे ज्यादा पैसा नहीं लगाना। जैसे ठीक है, जैसे अनकोडेड शेयर्स में लिमिट थी, हम पढ़ा कि 20% के ऊपर नहीं जाना नेट ओन फंड्स में, तो जो भी लिमिट्स है वो फुलफिल करना मस्ट है। तो ओन शेयर्स के ऊपर से लोन ले सकते, लोन हर तरह के लोन के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम शुड बी वेल डिफाइंड विद डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स वेल डिफाइंड होनी चाहिए। सैंक्शन सोच समझ के क्रेडिट वर्दीनेस देखकर होना चाहिए। सैंक्शन करते ध्यान रखना चाहिए कि लिमिट्स होती है, कितना एक कंपनी में, एक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा लगा सकते हो, फुलफिल हो रहा है ना। सैंक्शन के बाद में अग्रीमेंट्स प्रॉपर बने हैं ना, वो चेक करना चाहिए। सिक्योरिटी मिली है ना, जो सिक्योरिटी बोली थी वैसी सिक्योरिटी मिली है ना, शेयर सर्टिफिकेट्स मिले हैं ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हमको मिले हैं ना, लोन दे दिया है, अभी अग्रीमेंट हो गया, लोन दे चुके हैं अब हम लोग। अब इन साल भर हम लोग ओवरव्यू कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑफ द लोन, जहां पर भी रिकवरी नहीं हो रही है उसको बराबर क्लासिफाई किया ना एनपीए में सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, बराबर क्लासिफिकेशंस है ना, उसकी प्रोविजनिंग बराबर है ना। एंड ऑफ द ईयर कंफर्मेशंस लीजिए आप। और एक अलग से स्पेशल पॉइंट है बिल डिस्काउंटिंग का, ठीक है। अगर आपने बिल डिस्काउंटिंग की है, बिल को खरीदा है आपने, तो उसके पूरे रिकॉर्ड्स, ओरिजिनल बिल, प्रॉपरली साइन, स्टैम्प्ड आपके पास है ना, डिटेल्स करेक्ट, उसका रजिस्टर बराबर मेंटेन्ड है ना।
अगर उसकी ड्यू डेट आने की है तो इट इज अ प्रॉपर बिल डिस्काउंटेड। अगर ड्यू डेट क्रॉस हो चुकी है, ओवरड्यू हो चुका है, अगर ओवरड्यू चुका है तो वो बिल को कैंसिल करके वो पार्टी से रिसीवेबल हम लोगों ने दिखाना चाहिए। देखिए 20 पॉइंट थे। मैं आपको बताता हूं, ऑडिट में मैं कोई भी चीज याद करवा सकता हूं, एनीथिंग, ठीक है, कोई भी चीज, करेक्ट। आपने लेक्चर्स देखे, रेगुलर लेक्चर्स है, फास्ट ट्रैक, कोई भी चीज, ठीक है, लेक्चर देखने के बाद भी लगे सर इसको और थोड़ा सा याद करा दीजिए, इसको कुछ और करवा दीजिए, आप साइड पे क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपको पूरे जवाब दूंगा, देते रहता हूं मैं वहां पे जवाब। तो बहुत सिंपल, इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे, इस तरीके से याद रखेंगे इन्वेस्टमेंट कंपनी के पॉइंट से, इस सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस जान है, आपकी लाइफ बहुत आसान बना देगा और रिवीजन भी बहुत फास्ट होगी। बच्चे बोलते हैं ना सर रिवाइज नहीं हो रहा, आपने कोई टेक्निक नहीं रखी है याद करने की, रिवाइज करने की, इसलिए दिक्कत जा रही है। समझना जरूरी है लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना भी जरूरी है। इसको फॉलो करिए। इतने अमेंडमेंट है, आप वो प्लेलिस्ट के अंदर और भी चीजें हैं वो देख लीजिए, इतना काफी रहेगा। कोई भी डाउट आता है तो auditguru.in पे डिस्कशन पॉइंट एरिया है, वहां पर आप डाउट पूछिए।